हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीक्रेट साइंस। मैं हूं आपका टीचर कृष्णा कुमार और आज आप लोग देख रहे हो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम क्लासिफिकेशन को लेकर के। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एंजाइम को कवर कर लिया था। हाँ, एंजाइम को इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया था और आज हम उसके क्लासिफिकेशंस को लेके पढ़ने वाले। ठीक है, चलो अच्छा, एक चीज़ हम लोग ने पिछले लेक्चर में छोड़ा था, क्या वीडियो लेक्चर बड़ा हो रहा था, इसलिए हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे ना कि फैक्टर्स कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो कि एंजाइम के फैक्टर्स को एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। तो उसमें हम लोगों ने पीएच पढ़ रखा, टेम्परेचर पढ़ रखा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पढ़ रखा और क्या बचा अब बचा था एक इनहिबिटर्स। ठीक है, इनहिबिटर्स देखो ये अभी नहीं पढ़ रहे, अभी मैं बता देता हूँ इनहिबिटर्स के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ इनहिबिटर्स एक फैक्टर था जिसके बारे में पढ़ लो। इनहिबिटर्स का मतलब क्या हुआ? इनहिबिटर्स का मतलब सर यही हुआ कि जो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करे, रोके, उसको हम लोग इनहिबिटर्स बोलेंगे। सेम है, वही बात है। मॉलिक्यूल्स विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ क्या? एंजाइम। ठीक है, अब देखो ये जो इनहिबिटर्स होता है, ये इनहिबिटर्स तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव और एक होता है अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, कॉम्पिटिटिव। तो कितना हो गया? तीन तरह का हमारा इनहिबिटर्स हो गया। एक नंबर में कॉम्पिटिटिव, दूसरा अनकॉम्पिटिटिव और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव और तीसरा अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो देखो अब सर कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ, देखो जैसे देखो ये रहा एक हमारा एंजाइम है। ठीक है, सपोज दैट एंजाइम का हमारा ऐसे ही स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, ये हमारा एंजाइम है। यहाँ पे क्या, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। ये क्या है? एंजाइम का एक्टिव साइट, जहां से सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। अब देखो यहाँ क्या होता है कभी कभी कि ये तो सबस्ट्रेट जो है सो वो बाइंड करेगा ही करेगा, लेकिन कभी कभी इनहिबिटर भी आ जाता है। कोई इनहिबिटर, मान लो कोई इनहिबिटर आ गया, सबस्ट्रेट है। ठीक है, इसको एस से डिनोट करते हैं और इसको इनहिबिटर को आई से। ठीक है, तो देखो इसको समझो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को समझो। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि ये एंजाइम है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट, ये एस मतलब सबस्ट्रेट, ये इनहिबिटर मतलब आई। ये क्या करता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि एंजाइम्स के, देखो एक्टिव साइट तो एक ही है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कितने हैं? सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर दो है। मतलब कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक दूसरे से फाइट करेगा कि हम जाएंगे इसके साइड पे, एक्टिव साइड से जो बाइंड होंगे, इनहिबिटर्स कहेगा नहीं हम बाइंड होंगे। ठीक है, तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर क्या करेगा? एक दूसरे से कंपीट करेगा। ठीक है, कंपीट करेगा और कंपीट करने में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हार जाता है। ठीक है, हार जाता है मतलब ये इनहिबिटर जो है वो आके यहाँ पर जुड़ जाता है। मान लो ये इनहिबिटर का ऐसे आकर के ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का बात हो जाता है। रुको रुको रुको, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, यहां से सही से कॉम्प्लेक्स भी समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है वो दोनों आपस में फाइट करता है, लेकिन सबस्ट्रेट हार जाता है, इनहिबिटर जीत जाता है। तो क्या होता है, ये जो एंजाइम है हमारा, ये रहा एंजाइम, इसके एक्टिव साइट पे ये जा करके जुड़ जाता है। कौन? सबस्ट्रेट, और इसका नाम हो जाता है हमारा अब ई आई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ई आई कॉम्प्लेक्स इसका नाम हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ये होता है। अब देखो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसका एग्जांपल देखो, जैसे कि एग्जांपल देखो मेलोनेट एक ऐसा केमिकल है, ठीक है, जो कि एक एंजाइम होता है। कौन सा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको
रोकने के लिए, मतलब मान लो कि ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और ये मेलोनेट इनहिबिटर है, तो ये जैसे ही सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के एक्टिव साइट पे आकर के बाइंड कर जाएगा कौन, मेलोनेट, तो क्या हो जाएगा, इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का एक्टिविटी रुक जाएगा, मतलब थोड़ा इनहिबिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब पूरा रोल उसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल फॉल कर जाएगा, मतलब समझ गए। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या हुआ, ये एंजाइम था, सबस्ट्रेट था, इनहिबिटर था, दोनों आपस में लड़ रहा था कि हम जाएंगे एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होने के लिए, सबस्ट्रेट हार जाता है, इनहिबिटर बाइंड हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग EI कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मेलोनेट, जिसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से जाकर के जुड़ता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि सल्फा ड्रग्स भी एक एग्जाम्पल होता है जो कि बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, तो उतना इस पे ध्यान नहीं देना। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में बताते हैं। देखो कॉम्पिटिटिव था, दिमाग लगाओ, कॉम्पिटिटिव था तो मतलब क्या था, कंपटीशन था, वर्ड से समझो, लिटरली थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कंपटीशन था मतलब कॉम्पिटिटिव था, ठीक है, कंपटीशन होता इनहिबिटर और किसके बीच में, किसके बीच में, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में। अब देखो, अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव में एंजाइम जो है, एंजाइम में दो जगह होता है, कुछ कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसमें दो जगह होता है, कौन कौन सा, एक तो वो जिसके पास एक्टिव साइट होगा ही होगा, हर एंजाइम के पास एक्टिव साइट होगा ही, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जिसके पास एक्टिव साइट को छोड़ के एक और साइट होता है जिसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। ये क्या है, ये है हमारा एलोस्टेरिक साइट। तो एक्टिव साइट को छोड़ के जो एक और साइट होता है वो क्या है हमारे यहाँ पे, एलोस्टेरिक साइट। तो अब क्या होगा, ये रहा सबस्ट्रेट और ये रहा इनहिबिटर। अब एक चीज देख लो, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है उसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट और आई दोनों स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से समझ लो कि आइसोमर होता है, दोनों सेम होता है, स्ट्रक्चरली पूरा एनालॉगस होता है, ठीक है, एनामर होता है। उसके बाद ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव है, इसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों सेम नहीं होता, ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में दो आदमी था, ऐसे समझो, दो आदमी था, एक ही घर था, तो वो फाइट करता रहने के लिए, तो फाइट कर रहा था तो इनहिबिटर जीत जा रहा था। अब नॉन कॉम्पिटिटिव में दो आदमी है और दो घर है, ठीक है, दो आदमी है और दो घर है, तो क्या इस दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, सर नहीं होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है भाई, नहीं होगा। सबस्ट्रेट को इनहिबिटर क्या बोलेगा, भाई तुझे जुड़ना है तो तू जाकर के अपना एक्टिव साइट ले ले और मैं यहाँ आकर के यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये इनहिबिटर यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा और यहाँ पर ऐड हो या यहाँ ऐड हो, ठीक है, इनहिबिटर यहाँ आए या फिर यहाँ आए, एंजाइम से ऐड तो हो गया और अगर ऐड होगा तो इसके एक्टिविटी को डिक्रीज तो कर देगा ही, ठीक है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता, इनहिबिटर बोलता है भैया तुझे जाना है तो इस पे चले जा, इनहिबिटर मैं अपने जगह पे चले जाऊंगा, ठीक है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। हाँ, यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है, यहाँ जो स्ट्रक्चर बना, यहाँ पर जो एंजाइम का जो ये एंजाइम पे इनहिबिटर जुड़ा तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं EI कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देख लो, खुद देखो, यहाँ EI कॉम्प्लेक्स था, इनहिबिटर जुड़ा है, वहां भी इनहिबिटर जुड़ा था तो EI कॉम्प्लेक्स ही हुआ, ठीक है। इसका एग्जांपल सर, इसका एग्जांपल जैसे इसका एग्जांपल देख लो, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड भी एक इनहिबिटर का काम करता है। उसके बाद हाँ, एक चीज देख लो, अगर तुम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो एक चीज मुझे बताइए, तो बोलूंगा मैं क्या, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में अगर सर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये एंजाइम है और ये इनहिबिटर है, अगर एंजाइम से जुड़ गया तो फिर उसके एक्टिविटी को फिर इंक्रीज कैसे करूंगा, इनहिबिटर को हटाएंगे कैसे। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में देखो, यहाँ पे मान लो कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इसको भूल जाओ एलोस्टेरिक साइट को, यहाँ एंजाइम, यहाँ सबस्ट्रेट, यहाँ इनहिबिटर, मतलब एक ही है, मतलब दो अपोनेंट है, ठीक है, जिसमें कि सिंगल पर्सन लड़ाई कर रहा है।
अगर मान करके चलो ये इनहिबिटर इससे जुड़ गया, एंजाइम से जुड़ गया, बाइंड हो गया, लेकिन ये बाइंड हो गया, इसके एंजाइम को एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया, लेकिन सपोज करके चलो कि अब तुमको क्या करना है, इनहिबिटर्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करना है, तो क्या करोगे, ये दोनों तो फाइट कर रहा है, तो सिंपल लॉजिक लगाओ कि अगर ये दोनों अकेले हैं और इसके साथ मैं 20 और सबस्ट्रेट को जो भेज दूं, 20 और सबस्ट्रेट को भेज दूं और ये अकेला इनहिबिटर रहे, तो क्या ये 20 सबस्ट्रेट एक इनहिबिटर को मिलकर रिप्लेस नहीं कर देगा? कर देगा। मतलब क्या कि अगर तुम चाहते हो कि इनहिबिटर का जो एक्शन है उसको डिक्रीज कर दे, तो सिंपली तुम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो, ठीक है, तो तुम्हारा सबस्ट्रेट बढ़ जाएगा और उसके बाद ये इनहिबिटर कंपटीशन हार जाएगा। मतलब कि अब सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ बाइंड होगा और एंजाइम अपना काम करेगा। तो ये चीज कहाँ पे होगा, याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हो रहा है, क्योंकि जगह तो एक ही है ना, जगह एक होने का बात नहीं, इनहिबिटर का बाइंड होना एंजाइम के साथ बात हो रहा है। तो अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाएगा तो इनहिबिटर हटेगा, सबस्ट्रेट ऐड हो जाएगा। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में बात करोगे तो यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ भी गया तो एक इनहिबिटर के लिए जगह तो खाली ही है, तो ये इनहिबिटर तो आके जुड़ ही गया। अब एंजाइम की एक्टिविटी को तुम चाहो सबस्ट्रेट से बढ़ाना या फिर घटाना, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे वो रह ही जाएगा, ठीक है। मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में तुम एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, कैसे, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करके, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब अनकॉम्पिटिटिव का बात समझो। अनकॉम्पिटिटिव बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है यार। देखो अनकॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, बिल्कुल सा आराम से रिलैक्स रहो। देखो ये हमारा क्या है, एंजाइम है, ये रहा सबस्ट्रेट और ये रहा इनहिबिटर, ठीक है, ऐसा ही हम कुछ कर रहे थे। लेकिन जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है उसमें क्या होगा, देखो उसमें क्या होगा, यहाँ पे इनहिबिटर नहीं जुड़ता, क्यों सर, यहाँ रहता ही नहीं है, ठीक है। यह क्या होगा, पहले ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके क्या बना लेगा, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इनहिबिटर आता है यहाँ पर, अब इनहिबिटर आया, ठीक है, और इस ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो करके, ये थोड़ा सा और होगा, अच्छा चलो कोई नहीं, ये ES कॉम्प्लेक्स से बाइंड होकर के क्या बना लेता है, ESI कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ESI कॉम्प्लेक्स। तो अनकॉम्पिटिटिव का ये कहानी था, ठीक। अब हम लोग अपना आज का क्लास एंजाइम क्लासिफिकेशन कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले तुम हमको बताओ, एंजाइम के क्लासिफिकेशन में सिंपल सा पूछता हूं, पहले EC है, EC का फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म, सर सिंपल तो आप पूछ रहे हो, एंजाइम क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। और देखो एंजाइम क्लासिफिकेशन मतलब जितना भी एंजाइम्स है उस सभी को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं कुछ ग्रुप्स में, ठीक है। तो एंजाइम को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, टोटल 6 ग्रुप होता है, और उसमें हमारा चलता है EC नंबर 1, EC नंबर 2 से लेकर के EC नंबर 6 तक, ठीक है। तो उसमें EC का मतलब तुम एंजाइम क्लासिफिकेशन बोल सकते हो या फिर एंजाइम कमीशन भी बोल सकते हो, ठीक है। एंजाइम, तो यहाँ पे देखो इसको EC नंबर 1, ठीक है, अपना लिखते जाना, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 क्लासिफिकेशन होता है। तो EC नंबर 1 होता है, इसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या फिर डिहाइड्रोजिनेजेस, ठीक है। जो दूसरा होता है EC नंबर, उसका नाम होता है ट्रांसफेरेजेस। जो तीसरा है उसका नाम है हाइड्रोलेजेस। जो चौथा है उसका नाम है लाइएजेस।
जो पांचवा है उसका नाम क्या है, उसका नाम सर भूल गया आइसोमेरेजेस, और जो छठा है उसका नाम है लाइगेजेस। ठीक है, तो ये इसी नंबर कुछ ये तुमको बस याद कर लेना। ठीक है, इसको याद करना है कैसे, इसको याद करना है। इसी नंबर 1 का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेसेस या फिर डिहाइड्रोजिनेसेस, ऑक्सीडो। इसी नंबर 2 का नाम है ट्रांसफेरेजेस, इसी नंबर 3 का हाइड्रोलेजेस, इसी नंबर 4 का लाइगेजेस, इसी नंबर 5 का आइसोमेरेजेस और इसी नंबर 6 का लाइगेजेस। ठीक है, अब हम तुमको इस सभी के 6 को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस एंजाइम या फिर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जितना भी नाम सुनो, ये जैसे तुम होता ना कि कहीं पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नाम आता है ना स्पीसीज और जीनस को हम लोग देते, तो क्या बोलते हैं कि अगर ये स्पीसीज रहे या पैंथेरा रहे तो हम लोग पैंथेरा से समझ जाते हैं अच्छा इस ग्रुप से ही आएगा। ठीक है, तो वो क्या मतलब एक बता रहा हूँ कि ग्रुप हो जाता है जिससे हम लोग बाद में कहीं पे भी पहचान सकते हैं कि वो इस ग्रुप से आता है, मतलब इसका ये फंक्शन हो सकता है, 90% इसका ये फंक्शन हो सकता है। तो एक ग्रुप है जिसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेसेस या फिर डिहाइड्रोजिनेसेस। जैसे इसमें पिछले में पढ़े थे ना अभी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सक्सिनेटेड डिहाइड्रोजिनेसेस, तो देखो इसमें नाम आ गया। अब देखो इसका यहाँ से तुम ये भी समझ सकते हो कि उसका काम क्या हो जाएगा। जो ऑक्सीडो रिडक्टेसेस एंजाइम होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है और उसके प्रोडक्ट में हम ये देख पा रहे हैं कि वहां पे जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन में हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पर एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है, अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो कौन सा, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस एंजाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा, दे परफॉर्म रेडॉक्स रिएक्शन, दे परफॉर्म रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो कि ये ए था, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म में था और बी से रिएक्ट किया जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाता है ए, और ए क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडाइज, और बी क्या हो जाएगा, बी हमारा रिड्यूस, सिंपल। इसका मतलब क्या, यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस या फिर बोलो तो डिहाइड्रोजिनेसेस। तो डिहाइड्रोजिनेसेस या फिर ऑक्सीडो रिडक्टेस का काम क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन करवाना। ठीक है, हो गया, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल जैसे ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, या और जैसे देखो रिडक्टेज होता है, रिडक्टेज होता है। उसके बाद इसी नंबर 2 का बात करते हैं हम लोग। इसी नंबर 2 में कौन सा, ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज का काम क्या होता है, देखो नाम से पहचानो। ट्रांसफेरेज का काम क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें दो कोई रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहा है, तो अगर मान लो किसी एक रिएक्टेंट के पास ग्रुप है, जैसे देखो यहाँ पे समझो, मान लो एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे ए और बी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है। अब सपोज दैट कि ए के पास कोई केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर ए के पास कोई केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे हम इस एंजाइम को ला के रख दें, ट्रांसफेरेज को हम या इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा दे, तो क्या होगा, तो ये ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करेगा, प्रोडक्ट जो बनाएगा उसमें इस केमिकल ग्रुप को बी पे ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा, ट्रांसफेरेज एंजाइम जो प्रोडक्ट बनाएगा उसमें जो ए पर केमिकल ग्रुप था उस केमिकल ग्रुप को ये बी पर भेज देगा। ठीक है, कहाँ पे भेज देगा, बी पे भेज देगा। मतलब ट्रांसफेरेज एंजाइम का काम क्या होता है, एक केमिकल जो एक सबस्ट्रेट पे, एक रिएक्टेंट पे प्रेजेंट है, उसको प्रोडक्ट में दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर कर देना, वो ट्रांसफेरेज एंजाइम का काम होता है। ठीक है, अब जितने भी इसमें
जितने भी इसमें एंजाइम्स आएंगे, जो भी एंजाइम्स होगा, जो ट्रांसफेरेज होगा जिसमें लगा होगा, इसका मतलब समझ लेना कि उसका अगर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब वो केमिकल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करेगा। क्या करेगा? केमिकल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करेगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल होता है काइनेजेस। काइनेजेस समझते हो? काइनेजेस क्या करता है, याद करो। इसका काम का होता है, अब फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है, फॉस्फेट बॉन्ड, उसको ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, ट्रांसफर। जैसे और देख लो, एक और देख लो, ट्रांसएमाइनेज। ट्रांसएमाइनेज का काम क्या होगा? अमाइनो एसिड का ट्रांसफर, अमाइनो एसिड का ट्रांसफर। ठीक है, हो गया। छापो जल्दी से, 3 नंबर ऊपर बता देते। छापो छापो छापो, पॉज करो, छापो। बहुत इजी है, कुछ पास नहीं, कुछ नहीं है। अब देखो, हम लोग बात करते हैं इसी नंबर 3 का। इसी नंबर 3 मतलब कौन सा है? हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलेजेस वो एंजाइम है, हाइड्रोलेजेस वो एंजाइम है, अगर ये एंजाइम किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो फिर जो केमिकल, जो मॉलिक्यूल को तुमने रिएक्ट करवा रखा, ठीक है, जिस मॉलिक्यूल को तुम रिएक्ट करवा रहे हो, तो प्रोडक्ट में तुम ये देखोगे कि ये एंजाइम पानी के हेल्प से, वाटर के हेल्प से उसमें जो बॉन्ड्स था उसको तोड़ देता है। ठीक है, हाइड्रोलेजेस क्या करता है? हाइड्रोलेजेस करता क्या है? ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई ए, मान लो ए कंपाउंड है, ए जो कंपाउंड है उसमें वाटर प्रेजेंट है, या मान लो कुछ वो सब, वो मान लो अगर बॉडी के रिएक्शन की बात करो मैं, तो बॉडी में तो वाटर प्रेजेंट होगा, तो वो हाइड्रोलेसिस क्या करता है? वाटर के हेल्प से उस कंपाउंड में जितना भी बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है। ठीक है, इट ब्रेक्स द बॉन्ड ऑफ कंपाउंड यूजिंग वाटर। ठीक है, वाटर को यूज करके हाइड्रोलेजेस क्या करता है? किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ देता है, उसको हाइड्रोलेजेस बोलते हैं। इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल है। हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ध्यान दे, वो सारा का सारा जो है हाइड्रोलेजेस ही है। अब एग्जांपल में कितने कुछ भी ले लो, जैसे पेप्सिन है, ठीक है, पेप्सिन ले लो, अमाइलेज ले लो, न्यूक्लियस ले लो, और बहुत सारे जितने भी है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्रोलेजेस, जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है सब हाइड्रोलेजेस ही होता है। ठीक है, 4 नंबर देखो क्या होता है। 4 नंबर क्या था? लाइएजेस। अब लाइएजेस क्या करता है? देखो, हाइड्रोलेजेस क्या एक कंपाउंड में से पानी के हेल्प से, कंपाउंड में जो बॉन्ड्स था उसको तोड़ दिया, किसके हेल्प से? वाटर के हेल्प से। लाइएजेस क्या करता है? लाइएजेस क्या करता है कि अगर तुम किसी कंपाउंड को या फिर एक रिएक्शन करवा रहे हो और वहां अगर लाइएज एक्ट हो गया, तो वो क्या करेगा? वहां जो रिएक्शन में केमिकल ग्रुप्स प्रेजेंट थे ना, उसको सीधा हटा ही देता है। ट्रांसफरेंस क्या कर रहा था? ट्रांसफर कर देता है। लेकिन लाइजेस क्या करता है? केमिकल ग्रुप को रिमूव कर देता है। मतलब इट रिमूव्स केमिकल ग्रुप present on which is present on molecule। ठीक है, ऑन मॉलिक्यूल। और दूसरा क्या? अगर ये एक बात बताओ, अगर मान लो ये ए है, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, ये बी है, यहाँ पे कोई मान लो वाई ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है? ए और बी बन गया। मतलब क्या हो रहा है कि इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। कौन? लाइएजेस। इस दोनों एंजाइम को हटा दिया लाइएजेस मिल करके,
तो क्या हुआ, केमिकल ग्रुप को क्या करता है, लाइजेस हटा देता है, हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम तुमको क्या बोले, एक तो केमिकल ग्रुप को हटा देता है और एक क्या करता है, एक हमारा बॉन्ड को तोड़ देता है। कैसे, अगर ये केमिकल ग्रुप हटाया तो यहाँ पे बॉन्ड तो ही तोड़ा, तो हाइड्रोलाइसिस क्या कर रहा था, वाटर के हेल्प से बॉन्ड तोड़ रहा था, लेकिन ये बिना वाटर के हेल्प से बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है। इट ब्रेक्स बॉन्ड, इट ऑल्सो ब्रेक्स बॉन्ड विदाउट यूजिंग वाटर, तो इसको हम लोग लाइसिस एंजाइम के लाइसिस बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल जैसे एल्डोलेज होता है, एल्डोलेज लाइसिस का काम करता है, ठीक है। छापो पाउज करो, छापो जल्दी से। 4 नंबर हो गया, 2 बचा, 2 कौन सा है, जल्दी से देखो और बताओ हमको कौन सा, भूल गए। अरे नाम तो बहुत इजी है, तुरंत याद हो जाएगा। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। चलो देखो, 4 नंबर हम लोग पढ़ लिए। 5 नंबर होता है हमारा आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम होता है। आइसोमेरेज एक एंजाइम है, जो आइसोमेरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि इंटर कन्वर्जन करने का काम करता है, ठीक है। ये इंटर कन्वर्जन मतलब कंपाउंड को उठाया, ग्रुप को उठाया, इधर से उधर करते रहा, इधर से उधर कन्वर्ट करने का काम होता है इसका, आइसोमेरेज का, ठीक है। इट कैटालाइजेस इंटर कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड्स और ग्रुप्स, ठीक है, कंपाउंड्स और ग्रुप। इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है म्यूटेज, ठीक है। 5 नंबर। 6 नंबर कौन सा था हमारा, लाइगेज। ट्रेन जा रही है, तुम्हें नहीं जाना अभी, यहाँ पहले पढ़ो। लाइगेज क्या है, लाइगेज। अब बताओ, एक चीज बताओ, लाइगेज याद करो, जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस तुम लोग को पढ़ाए थे तो वहां पे क्लास में आया था, नाम नहीं बताऊंगा अभी, पहले ये बताओ। देखो क्या हो रहा था, 2 स्ट्रैंड्स बन रहे थे, छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स बन रहे थे, जिसको हमने क्या बोल रखा था, क्या बोला था, जल्दी बोलो, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहा था। इस दोनों को बाइंड कौन कर रहा था, इस दोनों को बाइंड कर रहा था डीएनए लाइगेज, ठीक है। मतलब लाइगेज का मतलब क्या, लाइगेज था, हाइड्रोलेज था, दोनों बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहा था, और ये लाइगेज क्या है, बॉन्ड को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो इट ज्वाइन द बॉन्ड्स, और क्या करेगा, और द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, अभी बोले एग्जाम्पल मान लो, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो हमारा एंजाइम क्लासिफिकेशन टॉपिक खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ एक तुमको मॉडल बता देते हैं एंजाइम में। देखो यहाँ पे मॉडल लिखने का कोई जरूरत नहीं है, या फिर लिखना चाहते हो तो लिख लो, कॉपी में समझ लो। देखो एंजाइम में जो था ना, 2 सर थे, एमिल फिशर सर और कॉसलैंड सर, ये दोनों ने मिलकर के दो अपना मॉडल दिए थे। तो एक था लॉग एंड की मॉडल और एक इंड्यूस्ड मॉडल, एंजाइम इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो वो केमिस्ट्री वाला वास्ट नहीं है उतना, ठीक है, यहाँ पे बहुत इजी वाला है। तो क्या है, तो देखो पहला था हमारा एमिल फिशर सर का दिया हुआ लॉक एंड की मॉडल। तो वहाँ क्या होता है, एमिल फिशर सर बताए थे कि अगर हम कोई बाजार से लॉक खरीद के लाते हैं, ताला खरीद के लाते हैं, तो उसमें जो ताला दे रखा है हम उस ताला को उसी चाबी से खोल सकते हैं। मतलब क्या, मतलब कि उनका कहने का मतलब था कि ताला का जो फिट होने वाला है, मतलब जो उसका कट बनाया हुआ है, तो जो चीज फिट हो, तो एमिल फिशर सर क्या किए, एमिल फिशर सर बताए कि अगर जो तुम ताला खरीद के लाए और अंदर में उसका जिस तरीके से बना हुआ है, तुम उसी तरीके से उसको उसी चाबी से खोल सकते हो। मतलब क्या, मतलब था
उनके कहने का मतलब कि सपोज दैट मान के चलो ये एक एंजाइम है, ठीक है, और इस एंजाइम का जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर मान लो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर वाला जो सबस्ट्रेट होगा, इस स्ट्रक्चर वाला जो सबस्ट्रेट होगा वही सबस्ट्रेट इस एंजाइम से आकर के ऐड होगा, इसमें ऐड होगा। अगर ये आ गया तो ये नहीं ऐड होगा, ये होगा, ठीक है। तो जो एंजाइम के एक्टिव साइट से स्ट्रक्चरली सेम होगा, जो एंजाइम के एक्टिव साइट से स्ट्रक्चरली सेम होगा, वो उसी एंजाइम के सबस्ट्रेट उसी एंजाइम से फिट होगा जाकर के। तो वो किनका कहना था? एमिल फिशर सर का, किसमें? लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम में, ठीक है। अब इंड्यूस्ड मॉडल समझो, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल सर कॉसलैंड सर दिए हुए थे, ये कुछ नहीं, ये बहुत ईजी है। वो सर बोले थे कि जैसे ही एंजाइम में सबस्ट्रेट आकर के जुड़ जाता है, जैसे ही एंजाइम में सबस्ट्रेट आकर के बाइंड कर जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो एंजाइम है उसका शेप चेंज हो जाता है, वही हो गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल कॉसलैंड सर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज खत्म हो गया। अब एक चीज समझना चाहो, समझ लो। देखो, एक टर्म होता है जाइमोजेंस। देखो, जाइमोजेंस का मतलब होता है कि दुनिया में तुम्हारे पास जितने भी एंजाइम्स हो जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है, सॉरी, मतलब वो नहीं कि जो सब प्रोटियोलाइटिक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, जो प्रोटीन को तोड़े या फिर जो भी हो, ठीक है, तो उस एंजाइम्स को हम जाइमोजेंस के नाम से जानते हैं। अब एक चीज याद रखो, जैसे अगर हम बोल देते हैं कि पेप्सिन हमारा जाइमोजेंस के अंदर में आएगा, ट्रिप्सिन जाइमोजेंस के अंदर में आएगा, तो नहीं। क्यों? क्योंकि जाइमोजेंस के अंदर में प्रिकर्सर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आता है। प्रिकर्सर मतलब, अब देखो, हम लोग बायो में जो हम इनएक्टिव फॉर्म होता है, जैसे पेप्सिनोजेन है, तो लिटरली उसको इंग्लिश में अगर बोल देते हैं सोया हुआ एंजाइम है, मतलब काम नहीं करता, उसको एक्टिव करना पड़ता है। तो हम लोग क्या बोलते थे कि ये सोया एग्जाम है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन है। मतलब क्या कि जो एंजाइम अभी एक्टिव नहीं होता, सोया हुआ होता है, उसको एक्टिव करना पड़ता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इनएक्टिव पेप्सिनोजेन या फिर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, ऐसा बोलते हैं। लेकिन बायो में इसका एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, मतलब जो भी चीज इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको बायोलॉजिकली हम लोग बोलते हैं प्रिकर्सर। मतलब अगर तुम पेप्सिन को डिस्क्राइब करना चाहो बायोलॉजिकली, तो तुम ये बोलोगे प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिन, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिन। तो प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिन क्या जगह? पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म ये कहना चाह रहा है, तो पेप्सिनोजेन हो जाएगा। मतलब जाइमोजेंस का मतलब होता है ऑल प्रिकर्सर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, प्रिकर्सर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, वो सारा का सारा जाइमोजेन ग्रुप्स के अंदर में, नाम के अंदर में आता है, ठीक है। तो आज हम लोग का एंजाइम क्लासिफिकेशन लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर के। तो तुम पढ़ भी लेना, थोड़ा सा कुछ किताब को लेकर के देख लेना, ताकि जब मैं समझाऊं तो मैं समझाऊंगा, वैसे भी दिक्कत नहीं होगा, फिर भी समझ लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नहीं कुछ समझ में, अगर जो चीज़ नहीं समझ में तो मैं पढ़ाऊंगा, देखना, अगर बता दूंगा, समझा ही दूंगा, फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट करना, अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है गाइस। तो स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल का नाम सीक्रेट साइंस, ठीक है, और आगे अगले लेक्चर में बढ़ जाओ और पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है। थैंक यू।